Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamza Bashir, lecturer in biology, Aspire Group of Colleges, Khanewal campus. Today I will be discussing almost all of the lectures you have taken on the portal. I will be summarizing all of them. So let's just begin from the term homeostasis. What is that term even supposed to mean, homeostasis? The word homeostasis means to keep the internal body temperature in a narrow range. Body, not the body temperature. All of the factors which can affect your body, you have to isolate all of them from your body. तो आपने बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको फॉलो करना है कि इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डिफर करे, वो एक नैरो रेंज के अंदर रहे. ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जांपल बाहर की तरफ आजकल गर्मी है, जैसा कि आपको पता है 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है नॉर्मली. तो हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को 43 तक नहीं लेके जा सकते. द टेम्परेचर बिकम्स टू लो, द एंजाइम्स गोना सीज. द टेम्परेचर बिकम्स टू हाई, दे विल बिकम डीनेचर्ड. ठीक है, एंजाइम या डीनेचर हो जाएंगे या उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी या कंप्लीटली रुक जाएगी. ठीक है, तो हमने इस बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल एनवायरनमेंट को देखना है कि वो होम्योस्टैसिस की एक इंटरनल रेंज के अंदर रहे, जिसे हम एक नैरो रेंज बोलते हैं. इसे कभी भी कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता, फ्लक्चुएट करता है. बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हमने उसे एक नैरो रेंज में रखना है. ऐसा कभी नहीं हो सकता है उसे 37 पे रोक लोगे. ठीक है, आपने उसे एक इंटरनल पट्टी में रखना है जिसे हम बोलते हैं 36.1 टू 37.8. ठीक है, इसके दरमियान रहता है, कभी भी 37 ही नहीं होता हमेशा. ठीक है, तो होम्योस्टैसिस के आगे बेसिकली दो टाइप्स हैं जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है होम्योस्टैसिस. ठीक है, द थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन मीन्स टू कीप द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया. इसके मुकाबले में है ओस्मोरेगुलेशन. ओस्मोरेगुलेशन है आपने वाटर और साल्ट के बैलेंस को देखना है, क्योंकि वाटर और साल्ट का बैलेंस ही है जो एक सेल को उसकी टर्जिडिटी मेंटेन करने में, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में, एंड ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर हो रहे हैं साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको मेंटेन करने के लिए ये ओस्मोरेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो इनका ओस्मोरेगुलेशन के लिए एक टर्म यूज की जाती है एक्सक्रीशन. ये इसी के साथ रिलेटेड है एक्सक्रीशन, क्योंकि जब भी बॉडी से अंदर से साल्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें जब तक बॉडी से निकाला नहीं जाएगा, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा और वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. इवन दो के डेथ काज कर सकते हैं, कन्वुल्जन्स जिन्हें हम दौरे बोलते हैं वो काज कर सकते हैं, बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं, आपको कोमा में लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो हम ये एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और वट एवर द ऑर्गेनिज्म यूजेस. ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी हैबिटेट के ऊपर, वो कहाँ रहता है और किस तरह से उन्हें एक्सक्रीट करता है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है उस ऑर्गेनिज्म के पास. तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं होम्योस्टैसिस से रिलेटेड, थर्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन की आगे सब ब्रांच होगी एक्सक्रीशन, जो कि ओस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए लाजमी है. तो इसके बाद हम चलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में. एक कॉमन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, फीडबैक मैकेनिज्म और उसकी कितनी टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि है. फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जो कि इटसेल्फ अपने आप को अपनी ही प्रोडक्ट्स के जरिए से कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक नॉन लिविंग सिस्टम से इसकी एग्जांपल दी गई है, एक लिविंग सिस्टम से इसकी एग्जांपल दी गई है. कि नॉन लिविंग सिस्टम में आप रेफ्रिजरेटर को देख सकते हैं, कॉमन रेफ्रिजरेटर जो घर के अंदर होता है. तो रेफ्रिजरेटर का जहां पर आप एक पॉइंट सेट कर देते हैं उस बटन के जरिए से कि इतना टेम्परेचर उसने मेंटेन करना है, तो उसके बाद वो अपने आप से ट्रिप कर जाता है. उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, आप उसे स्विच ऑफ नहीं करते, वो अपने आप से क्या करता है, स्विच ऑफ हो जाता है, अपने आप से रोक देता है कूलिंग प्रोडक्शन को. ठीक है, तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है. और जैसे ही वो कूलिंग थोड़ी सी कम होगी वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जो अपने आप को खुद कंट्रोल करे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आप कॉमन अपनी बॉडी से ले सकते हैं. गर्मी है तो बॉडी टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा ऊपर जाता है, 39, 40, 43 तक चला जाता है. उसी वक्त आपके स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको पसीना आना शुरू हो जाता है. उस पर थोड़ी सी हवा चलती है, इवेपोरेशन होती है, एंड द इवेपोरेशन गाजेज कूलिंग. ये तो जनरल आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, इवेपोरेशन गाजेज कूलिंग. ठीक है, तो इवेपोरेशन गाजेज कूलिंग प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या होता है,
कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि ज़्यादा हाई हो गया था 43 पर चला गया था, वो वापस किस पे आ गया 37 पे। तो आपकी अपनी बॉडी के प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जरिए से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। द मैकेनिज्म विच इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट्स, जिसको उसके अपनी प्रोडक्ट्स ही कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म की बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये है जो कि फर्दर एग्जैजरेट कर देता है, सिचुएशन को बढ़ाता है। ये हर जानदार के अंदर इतना कामयाब नहीं होता है, ये कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 to 43 पे चला गया है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसको फर्दर आगे ले जाएगा, 43 की जगह 47 पे ले जाएगा, जो कि बॉडी के लिए क्या है, हाईली डेंजरस, हाईली हार्मफुल, ठीक है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक इसके मुकाबले में क्या करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर वो 43 पे गया तो उसे वापस 37 या इससे बिलो लेके आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक वो मैकेनिज्म है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म के अंदर अगर एक चीज बढ़ी है उसको और बढ़ा देगा, जबकि नेगेटिव फीडबैक वो मैकेनिज्म है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूल के तहत एक चीज अगर बढ़ रही है उसे कम करने की कोशिश करेगा ताकि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा सके। ये दोनों के दोनों फीडबैक मैकेनिज्म एनिमल्स और प्लांट्स को अपनी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नैरो रेंज के अंदर रखने के लिए मददगार साबित होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूजेस नेगेटिव फीडबैक, व्हाइल सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूजेस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि डिपेंडिंग अपॉन द साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट की कितनी टाइप्स हो सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर हमने ये 3 बीकर्स बनाए हैं, इसके अंदर एक एक सेल रखा हुआ है, ठीक है। ये कैजुअल सेल है, टिपिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो हमने ये देखना है सेल के बाहर की तरफ बीकर में जो पानी है, जिसे मैंने यहाँ पर ब्लू डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो उस पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या जा रही है इस वक्त, ठीक है। साल्ट की कंसंट्रेशन फॉर लेट्स सपोज के साल्ट कंसंट्रेशन थोड़ी लो है, ठीक है। हाइपो का मतलब कि क्या होता है, लो। हाइपो मीन नीचे, हाइपर मीन ऊपर। हाइपो मीन नीचे एंड हाइपर मीन ऊपर। तो हाइपो का मतलब क्या है, नीचे, टोनिक मीन साल्ट, और हाइपोटोनिक मतलब साल्ट कंसंट्रेशन पानी के अंदर कम है, जबकि इसके मुकाबले में सेल के अंदर क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है। तो जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, साल्ट की वजह से, इस पानी का पोटेंशियल ज्यादा होगा जबकि सेल के अंदर कम होगा। इसके मुकाबले में वाटर पोटेंशियल वो इस पानी का ज्यादा है और साल्ट इसके सेल के अंदर क्या है, थोड़ा सा कम है। तो पानी अपने आप से क्या करेगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ताकि जो पानी का एक यहाँ पर खिलाफ प्रोड्यूस हो गया वैक्यूम, उसको क्या कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, वॉइड जो एक प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो पानी अपने आप से क्या करेगा, यहाँ से अंदर की तरफ मूव करेगा। जब वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा तो सेल विल बिकम टर्जिड, तनाव की हालत में आ जाएगा। अगर वो एक प्लांट सेल है तो उसके अंदर आपको पता है प्लांट सेल की एक सेल वाल होती है जो काफी मजबूत होती है, तो सेल तनाव में आएगा, सिर्फ तनाव में। लेकिन अगर वो एक एनिमल सेल है, उसकी सेल वाल नहीं होती, तो इस तरह की कंडीशन में एनिमल सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। तो इसके मुकाबले में एक एनवायरनमेंट होता है हाइपरटोनिक, जिससे हमने यहाँ पर हाइपर मीन ऊपर, टोनिक आपको ऑलरेडी बताया साल्ट, ठीक। तो अब हमने देखना है कि हाइपर टोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर के अंदर साल्ट ज्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में सेल के अंदर साल्ट क्या है, थोड़े से कम है, ठीक है। जो सेल इसमें जहां पर साल्ट ज्यादा है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, जबकि वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल से कहाँ पर आएगा, जार के अंदर आएगा या इस बीकर के अंदर आएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा, सेल के अंदर जो टर्जिडिटी है, जो तनाव की स्टेट है, जो पानी की वजह से मेंटेन थी पहले, वो अब वो सेल लूज कर देगा और सेल विल बिकम श्रिंकन, ठीक है। सेल क्या कर देगा, श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा, और इस तरह का सेल भी आमतौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में एक सबसे जो नॉर्मल और सूटेबल एनवायरनमेंट है जो एक सेल रिक्वायर करता है, वो है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है हूँ बहु, इन एक्विलिब्रियम, ठीक। टोनिक आपको ऑलरेडी पता है। तो जब दोनों तरफ साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन एक जैसी होगी तो सेल ना ही श्रिंक करेगा ना ही बर्स्ट करेगा, और सेल क्या रहेगा, एक नॉर्मल स्टेट के अंदर रहेगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन,
और साथ में वाटर क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो इनको बॉडी से एक्सक्रीट करना कोई खास बड़ा मामला नहीं है, ठीक है। स्टोमेटा आपको पता है पत्तों की सतह के नीचे होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन क्या कर देती है, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में आ जाती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके मुकाबले में वाटर क्या करता है, वहाँ से ट्रांसपायर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जो कि कूलिंग मैकेनिज्म यानी थर्मो रेगुलेशन में भी काम आता है। इसके मुकाबले में रात के वक्त में पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस डिपेंड ही सनलाइट के ऊपर कर रही होती है। तो रात के वक्त में पौधे ऑक्सीजन यूज करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, लिबरेट कर रहे होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी अगर वहाँ सोओगे तो रेस्पिरेशन आप भी हो रही है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं बॉडी से, और प्लांट्स भी यही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा देर बैठने या सोने से दम घुटता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली ज़्यादा होती जा रही है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। प्लांट भी यूज़ कर रहा है और आप भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई खास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। प्लांट्स ने उन्हीं ऑर्गन्स को जिनको वो नॉर्मल डेज के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को जब ऑटम का सीजन आता है तो उन्हीं को क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको हम बोलते हैं लीव्स। पत्तों के अंदर प्लांट्स सारे का सारा साल जब तक कि खिज़ां का मौसम नहीं आता, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पत्तों के अंदर स्टोर करते हैं। उसी के बायस पत्तों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ पिगमेंटेशन इस तरह के हैं जो कि उन लीव्स को येलो दिखाते हैं। कलर जो लीव्स का होता है वो डिपेंड करता है ऑलवेज द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट विद इन द लीफ। तो उसके अंदर जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो जाते हैं तो पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस वो बिल्कुल सूख जाते हैं, येलो हो जाते हैं और पत्ते झड़ जाते हैं। और उसी के साथ साथ प्लांट क्या करता है, अपने तमाम के तमाम फासिद मादे जो कि पूरे के पूरे साल में उसने प्रोड्यूस किए थे वो एक ही बार में क्या कर देता है, शेड कर देता है, अपने से गेट रीड ऑफ दैम, ठीक है, उनसे अपनी जान छुड़ा लेता है। इसीलिए हम पत्तों को एक खास नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो मीन जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, फोर मीन ब्रांचेस, द ब्रांचेस विच कैन एक्सक्रीट द यूरिनरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, ठीक है। तो वो पत्ते जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है। एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन की बेस के ऊपर दो किस्में हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो जो कन्फॉर्मर्स हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो अपनी बॉडी को इतना एक्टिवली एडजस्ट नहीं करते। जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है या माहौल के अंदर नमकियात या वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है तो वो भी क्या करते हैं, माहौल के साथ साथ बदलते जाते हैं। वो बॉडी के अंदर उतने ही साल्ट जमा कर लेंगे जितने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, वो आ जाएंगे एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में, अपनी बॉडी में साल्ट ज़्यादा करते चले जाएंगे। अगर साल्ट बढ़ रहे हैं साल्ट ज़्यादा कर लिया, अगर वाटर बढ़ रहा है वाटर ज़्यादा कर लिया, तो वो एक्टिवली एडजस्ट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो कन्फॉर्मर जो कि माहौल के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जैसा कि होते हैं, कि जैसा कि एम्फीबियंस हैं वो ज़्यादा जल्दी जल्दी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते। जैसा माहौल का टेम्परेचर है ज़्यादातर एम्फीबियंस अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही कर लेते हैं ताकि उन्हें एडजस्ट ना करना पड़े, वो माहौल के अंदर वैसे के वैसे रहते रहें। लेकिन इसके मुकाबले में जो कि मैमल्स वगैरह हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। अगर माहौल के अंदर टेम्परेचर या साल्ट या वाटर बैलेंस में कोई तब्दीली आई है तो वो उसको एक्टिवली एडजस्ट करेंगे, अपना जो इंटरनल बैलेंस है उसको एक कांस्टेंट या नैरो रेंज के अंदर ले आएंगे, बाहर जैसे मर्जी बदलता रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आगे पहले भी टेम्परेचर की एग्जांपल पढ़ चुके हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हमारे जैसे मैमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं शिवरिंग मैकेनिज्म के जरिए से और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म के जरिए से। ये दोनों मैकेनिज्म क्या है इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये दो किस्में रही, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो कि एक्टिवली एडजस्ट करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर या साल्ट या वाटर बैलेंस में तब्दीली आती है ये क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, अपनी बॉडी को एक नैरो रेंज में ले आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हट जाते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। ये नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी एंड द हैबिटेट इन विच द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। जो जानदार पानी में रहते हैं उनके अंदर नेचर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट है, और जो जानदार खुश्की पे रह रहे हैं या जो हवा में उड़ रहे हैं उन तक तमाम के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने में कोई प्रॉब्लम सिंपल ये है कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक टुवर्ड्स योर सेल्स।
ठीक है, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, सेल को ये सेल की डेथ काज करती है अमोनिया, और अमोनिया को बॉडी से कंसंट्रेटेड फॉर्म में कभी भी एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता, इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करने के लिए इवन दो कि 1 ग्राम अमोनिया को अगर आपने बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो आपको 500 ml क्या चाहिए, वाटर चाहिए। हाफ लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, जो कि कोई भी एनिमल सपोर्ट नहीं करता सिवाय के मेरीन या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स के। उसके अंदर कौन है, फिशेज शामिल है हमारी, उन्हीं के पास इतना पानी है कि वो 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml यूज कर ले। बाकी जो एनिमल्स या जो टेरेस्ट्रियल हैं या जो एयर के अंदर रहने वाले हैं उनके पास इतना पानी नहीं है कि वो बॉडी से इतना पानी एक्सक्रीट करें। तो फिशेस जो कि पानी में ही रहती हैं उनके पास वाफर अमाउंट के अंदर वाटर मौजूद है, लिहाजा वो अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में 500 ml वाटर के साथ मिक्स करके। तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी यहाँ पर फिशेस। इसके मुकाबले में जो हमारे जैसे मैमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स काउंट होते हैं वो यूरिया को यूटिलाइज करते हैं। यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया की, अमोनिया को ही यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो यूरिया पे डिपेंड करते हैं। यूरिया को क्या करते हैं, वो 50 ml पानी के साथ मिलाकर 1 ग्राम को निकालते हैं, ठीक है। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए इसके मुकाबले में बहुत ही 10 गुना कम पानी चाहिए। 50 ml और 500 ml में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो 50 ml 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए चाहिए, जो कि मैमल्स बड़ी आसानी से सपोर्ट करते हैं। तो तमाम के तमाम मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया को यूज करते हैं बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। और ये इनकी एग्जांपल मैमल्स आ जाएंगे। इसके मुकाबले में कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके पास इतना भी पानी नहीं है कि वो 50 ml को ही यूज कर लें 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए। उनकी एग्जांपल में आप बर्ड्स को ले सकते हैं। एक तो वजह ये है कि बर्ड्स के पास पानी की कमी है क्योंकि उनका जो डिपेंडेंस है वो कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है, कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं और कैनाल्स हैं, चैनल्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये जहाँ पर मिलेंगे इन्होंने वहीं से पानी पीना है, ठीक है। तो इनके पास इतना पानी नहीं है कि ये 1 ग्राम के लिए 50 ml को भी सपोर्ट करें। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि परिंदों ने हवा में उड़ना है, इसलिए अपनी बॉडी का वेट भी क्या रखना है, कम रखना है। अगर उनके पास इतना पानी है भी सही तो उसको लेकर उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी में इतना पानी कभी भी स्टोर नहीं करते। तो प्लांट पौधे बर्ड्स क्या करते हैं, एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है यूरिया से भी या फिर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के नतीजे में डायरेक्टली बनता है, उसका नाम है यूरिक एसिड, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए पर ग्राम आपको सिर्फ 1 ml की ज़रूरत है, और बर्ड्स इसको बड़ी आसानी से सपोर्ट करते हैं और बार बार एक्सक्रीशन करते हैं। बर्ड्स के अंदर एक्सक्रीशन कोई एक टाइम मखसूस नहीं है, बार बार एक्सक्रीशन करते हैं, जिससे वो बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मादे जो कि वजन को बढ़ाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे उड़ने में दुश्वारी पेश आती है, उसे क्या करते हैं, बॉडी से जल्द अज जल्द एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये क्या है जी, बर्ड्स इनकी एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनको डिवाइड कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया है एनिमल्स को और डिफरेंट बर्ड्स वगैरह को। तो उसको हम देखते हैं कि जो अमोनिया खारिज करते हैं उनका नाम हमने रख दिया है अमोनोटैलिक। जो अमोनिया खारिज करते हैं उनका नाम क्या है, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके मुकाबले में जो कि यूरिया खारिज करते हैं बॉडी से उनका नाम यूरिया की बेस पर ही क्या रख दिया गया, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। उसकी एग्जांपल आपने मैमल्स देख लिया ऑलरेडी। इसके मुकाबले में जो कि यूरिक एसिड खारिज करने वाले हैं उनको हमने क्लासीफाई कर दिया एज यूरिकोटैलिक, यूरिक से यूरिकोटैलिक, जो कि बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स उन वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो वाटर अवेलेबिलिटी उनके पास इतनी नहीं है कि वो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करें। थैंक्स लॉट।